हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये लेक्चर सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि भैया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था और जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में होता है वो कैसे सिमिलर है, कैसे उनको हम कंपेयर करें। हमने वहां एक्सियल पोजीशन का डेरिवेशन देखा, हमने वहां कोएक्सियल पोजीशन अक्षीय स्थिति पर निकालना सीखा था विद्युत क्षेत्र को, और निरक्षीय स्थिति पर यहां कैसे निकालेंगे एक्सियल और कोएक्सियल पे। क्या आप फिर से डेरिवेशन कराओगे? नहीं बच्चों, मैं आपको फिर से डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सारे डेरिवेशन जो आपने वहां किए थे एक्सियल और कोएक्सियल में वैसे ही यहां पर भी करना है। कुछ टर्म्स को आपको एक्सचेंज करना है, तो वही टर्म्स को एक्सचेंज करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं आज कि टर्म्स को मैं एक्सचेंज करने वाला हूं। तो जहां जहां आपने उन वर्ड को वहां यूज किया था उन वर्ड्स की जगह यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड यूज करना है। आपको ये चीज तो समझ में आ ही रही है कि वहां प्लस और यहाँ पे वहां हमारे पास क्या होता था कि दो चार्ज थे, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हमारे पास डाइपोल मूवमेंट बनता था। यहाँ हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर बनेगा, ठीक है ना। तो एक बार मैग्नेट है, यहाँ माइनस की जगह हमने नॉर्थ बोल दिया और प्लस की जगह हमने साउथ बोल दिया, नॉर्थ से साउथ की ओर, और वहां नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हमारे पास डाइपोल बनता था। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। टॉपिक जो है हमारा बच्चों वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग है। इसका मतलब ये है कि हम अपने इस चैप्टर को, मैग्नेट वाले चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले अपन डाल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया पहला चैप्टर, और यहाँ पे डाल लेते हैं अपना मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर। ठीक है बच्चों, अब मैं कंपेयर करता हूं, आपको बताता हूं। चलो, वहां हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वहां हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था। डाइपोल मूवमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया था बच्चों वहां P से, याद होगा आपको। यहां हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहां का जो डाइपोल मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जिसे बोलेंगे अपन, यहां जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों स्मॉल m से, ठीक है। वहां इसी से रिप्रेजेंट किया था हमने, और यहां हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। जब आपको ये चीज समझ में आ गई है, यहां हमारे पास, वहां हमारे पास 1/एप्सिलॉन नॉट था, तो 1/एप्सिलॉन नॉट को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ म्यू नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू नॉट से। अगर आप k की वैल्यू याद करो तो k की वैल्यू 4π/एप्सिलॉन नॉट थी, तो यहां अगर हम इसको इससे रिप्लेस करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4π लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह तो हम म्यू नॉट लिख सकते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डाइपोल मूवमेंट को P बोलते थे, यहाँ M बोलेंगे। वहां हम 1/एप्सिलॉन नॉट को बोलते थे, यहाँ म्यू नॉट बोलेंगे। यानी k की वैल्यू ये थी तो यहाँ ये हो जाएगी। ये फॉर्मूला आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेस पर बच्चों मैं फॉर्मूला को लिखना चाहूंगा। आपको ये समझ में आ गया ना? चलिए, लिख लिया होगा आपने कॉपी में। अब जब मैं बताते जाऊंगा ना तो आप इसको देखते जाना है, जो आपने अभी लिखा ना उसको देखते जाना है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं डाइपोल के कारण। किसके कारण? डाइपोल के कारण। आपने याद किया था वहां जैसे माइनस से प्लस क्यू था हमारे पास, तो इसके द्वारा हमने एक्सियल पोजीशन पर क्या निकाला था? एक्सियल पोजीशन पर निकाला था 2kp/r³, है ना। एक्सियल पोजीशन पर क्या फॉर्मूला हमने निकाला था बच्चों? एक्सियल पोजीशन पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी, यानी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी? 2kp/r³ आई थी वेक्टर फॉर्म में, 2kp/r³। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ और साउथ मैग्नेट है, तो इसकी यहाँ पर अगर हम निकालेंगे, सेम प्रोसेस जैसा आपने किया था, यहाँ सेंटर मानते हैं O, वो दूरी R, जैसे यहाँ किए थे सेम टू सेम यहाँ करना है। बस आंसर में हमारे पास क्या आएगा? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं B से, तो मैग्नेटिक फील्ड 2 की जगह तो 2 ही रहेगा। अच्छा, K की जगह हम बोले अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये आता है हमारे पास, K की जगह कितना आता है बच्चों? 2। K की जगह अगर आप बात करोगे तो कितना आता है? 1/4π/एप्सिलॉन नॉट और P वेक्टर अपॉन R का क्यूब। तो इसे अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन जाता है कितना? अगर इसके फॉर्म में लिखे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास 2π/एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब और ये P वेक्टर ऐसा होगा। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड वाला लिखेंगे ना, तो आपको मैंने बताया ना कि जहां पर हमारे पास K आता है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4π लिख सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाह रहे हो, इससे आप डायरेक्ट लिखना चाह रहे हो ऐसे ऐसे, तो आपको मैंने बताया था K बराबर हमने लिखा था 1/4π/एप्सिलॉन नॉट होता है, उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4π। तो K की जगह हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4π लिख सकते हैं। या मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ क्या होता है? K की वैल्यू 1/4π/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हम K की जगह कितना लिख सकते हैं बच्चों? हमने अभी आपको बताया था म्यू नॉट अपॉन 4π लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे k लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आपने k की जगह लिख दिया। अब p वेक्टर है, p वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m वेक्टर लिख सकते हैं, यहाँ m वेक्टर, और नीचे r क्यूब है तो वो r क्यूब ही रहेगा। यहां से हमारे पास आ गया म्यू नॉट m वेक्टर अपॉन 2 से 2 कैंसिल 2 पाई r का क्यूब। ये आ गया हमारे पास एक्सियल पोजीशन का आंसर। देखो मुझे निकालने की जरूरत पड़ी, मैंने निकाला नहीं निकाला, मैंने सिर्फ एक्सचेंज किया। k की जगह यहाँ जो k होता है वहां क्या होता है, k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये हमने एक्सचेंज कर दिया। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका था, बहुत आसान है। जहां जहां p वेक्टर यूज कर रहे हो वहां m यूज कर लेना है ना। यहाँ p वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, q इंटू 12 होता है। क्या होता है, q इंटू 12। तो यहाँ m वेक्टर जो होगा बच्चों, m की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास 12, डिस्टेंस तो 12 ही होगी, लेकिन ये q मतलब होता है चार्ज। तो इसका जो होता है हमारे पास, इसकी एक मैग्नेटिक, इसकी जो हमारे पास वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो दी होगी, वो कैपिटल M से डिनोट करते हैं इसको, है ना। तो वो कैपिटल M आपको स्ट्रेंथ उसकी दी होगी पेपर में, ठीक है ना, तो वो आपने ऐसे डिनोट कर दिया। तो एक्सियल पोजीशन, ये भी एक्सियल पोजीशन। अब बात करते हैं बच्चों कोएक्सियल पोजीशन की, बात करते हैं। कोएक्सियल पोजीशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, आपने याद हो थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है माइनस kp अपॉन r क्यूब होता है। जिसको नहीं याद है जाके रिवाइज करो, माइनस kp अपॉन r क्यूब होता है वेक्टर के फॉर्म में। यहाँ क्या आएगा, e वेक्टर के फॉर्म में, k की जगह हम क्या लिख देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और p वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे, m वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये हमारे पास, और माइनस में ये क्या आ गया हमारे पास, कोएक्सियल पोजीशन पर आ गया। तो एक्सियल भी निकाल लिया हमने, कोएक्सियल भी निकाल दिया। अब थोड़ा सा टॉर्क की बात करते हैं, है ना। हाँ हमने टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क क्या पढ़ा था हमने, P क्रॉस E पढ़ा था, P क्रॉस E वेक्टर पढ़ा था। तो यहाँ जो टॉर्क होगा, P की जगह हम क्या लिखेंगे, M वेक्टर, और E वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे, V वेक्टर। तो बस M इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसे हम ओपन करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, PE sin थीटा, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, MB sin थीटा। ये पेपर में पूछा आता है मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क बताइए कितना होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। जब आपको वहां का टॉर्क याद रहेगा तो आपको यहाँ का टॉर्क बन जाएगा। और एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी जो होती है कितनी होती है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ P डॉट E होती है। क्या होती है, P डॉट E, नेगेटिव ऑफ P डॉट E था। यहाँ जो हो जाएगा हमारे पास एनर्जी बच्चों, वो कितना हो जाएगा, यहाँ क्या कितना हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव ऑफ M डॉट B हो जाएगा। अगर इसे ओपन करेंगे तो नेगेटिव ऑफ PE cos थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ MB cos थीटा, क्योंकि A डॉट B खोलने पर हमारे पास AB cos थीटा आता है। देखो बहुत ही सिमिलर था, जो आपने फॉर्मूला वहां याद किया, तो P की जगह M कर देना है, E की जगह B कर देना है, K की जगह यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर देना है, और सारे फॉर्मूला जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा वो सारे फॉर्मूला हम यहाँ लागू कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक हमारा बचा हुआ है, गाउस लॉ को हम जानना चाहते हैं ना। गाउस लॉ हमने वहां पढ़ा था ना कि जो नेट फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जिसको रिवीजन, जिसको याद होगा उसको पता होगा भैया कि गाउस लॉ। अब देखो यहाँ हम डेरिवेशन वगैरह नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना। यहाँ हम डेरिवेशन वगैरह क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है भैया वहां फॉर्मूला आया चुका है एक्सियल और कोएक्सियल का, वही फॉर्मूला यहाँ डिराइव करना है। अगर आता भी है पेपर में, हालांकि आया नहीं कभी पेपर में, लेकिन अगर आता भी है तो आप डिराइव कर सकते हो, सिंपल इजीली टर्म्स को रिप्लेस कर देना, बस रिप्लेस करके आप डिराइव कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप करके देख लेते हैं एक बार घर में। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं गाउस लॉ के बारे में। गाउस लॉ ऑन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व में कैसा आता है गाउस लॉ। वहां हमने क्या पढ़ा था, गाउस लॉ के बारे में ये पढ़ा था, किसी भी क्लोज सरफेस में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, यानी फ्लक्स जो है वो क्या था हमारे पास, वहां फ्लक्स इज इक्वल टू हमारे पास आया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, ये हमने वहां पढ़ा था फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को बोल रहे थे हम वहां E डॉट ds बोल रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब लाइन इंटीग्रल मल्टीपल हमने पढ़ा था ना। इंटीग्रल हम आंतरिक कर रहे थे ना, इंटीग्रेशन हम जो कर रहे थे वो अंदर के लिए बस कर रहे थे। तो ये हमारे पास ऐसा दो डंडी लगाते हैं अंदर के लिए, तो ये था हमारे पास। ये कब आया था हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आया था भैया। यहाँ क्या होता है, यहाँ मैग्नेटिज्म में क्या होता है बच्चों, जो फ्लक्स होता है उसे हम E की जगह क्या लिखेंगे बताओ, B लिखेंगे, और DS की जगह DS ही रहेगा। तो ये हमारे पास, ये तो सेम आपको ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि फ्लक्स इज इक्वल टू E की जगह हमने B डॉट DS कर दिया है। लेकिन यहाँ बच्चों जो फ्लक्स आता है वो हमारे पास जीरो आता है। कितना आता है, जीरो आता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस में, यहाँ याद रखेंगे आप लोग, किसी भी क्लोज सरफेस में
जैसे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब होता है विद्युत फ्लक्स, है ना। और इसे क्या बोलते हैं, ये जो है हमारे पास जो यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स, क्या बोलेंगे इसे, चुंबकीय फ्लक्स है। तो यहाँ जो चुंबकीय फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस में, वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ गाउस लॉ के द्वारा क्या स्टेटमेंट लिखेंगे आप, अगर मान लीजिए वन वर्ड वगैरह में पूछा गया तो आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बी डॉट डी एस की जो वैल्यू होती है बच्चों को कितनी होती है, 0 होती है, उसका कंसेप्ट है, समझिए। वहां पे हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, मान लीजिए एक चार्ज है, तो वहां चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती थी वो ऐसे बनती थी, है ना, ऐसे बनती थी, समझ रहे हो बात को। यानी कि और फ्लक्स का मतलब क्या होता है, बताओ तुम मुझे, फ्लक्स का मतलब क्या बताया था मैंने आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा था। फ्लक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, कितनी लाइन पास हो रही है, किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी लाइन गुजर रही है, वही क्या कहलाता है, फ्लक्स। फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस होता है, नंबर ऑफ लाइंस होता है। यहाँ पे देखो ना, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, क्योंकि सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है, पास होती है। लेकिन जब कभी भी आप क्लोज सरफेस में मैग्नेट को रखते हो बच्चों, मैग्नेट रखते हो, तो मैग्नेट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि वो हमेशा सर्कुलर लूप बना देंगे। अगर नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी तो साउथ पे खत्म हो जाएंगी, नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी तो साउथ पे खत्म हो जाएंगी। मतलब अगर हम कोई भी क्लोज लूप बनाते हैं, जैसे मान लो, जैसे आपने ऐसा बनाया, देखो जैसे ये फॉर एग्जांपल आपने ऐसा बनाया, ये एक मैग्नेट बनाया नॉर्थ और साउथ, आपने नॉर्थ से स्टार्ट किया, साउथ पे खत्म, साउथ पे खत्म नहीं होती गधो, यहाँ साउथ पे खत्म नहीं होती है, यहाँ पूरा सर्कुलर लूप बनाती है। तो अगर आप यहाँ पे, अगर आपने ऐसे ऐसे बना, सर्कुलर लूप बनता जाएगा, ऐसे सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। अगर आप यहाँ पे कोई कोई गाउसियन सरफेस लेते भी हो, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जितनी गुजरेंगी उतनी वापस से गुजर जाएगी, मतलब जितनी आई उतनी निकल भी जाएंगी, यहाँ से सारी पास हो रही है बस। लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है, सर्कुलर लूप बनाती है, तो एक बार आई और एक बार निकल गई, आई और निकल गई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस टोटल कितने हो जाएंगे, वहां 0 हो जाएंगी, इसलिए यहाँ फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। तो गाउस लॉ का नियम यहाँ अलग है और यहाँ अलग आता है, समझ गए बात को। तो आई थिंक आपको ये जो हमने एनालॉग पढ़ा कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गाउस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो हम मैग्नेट वाले चैप्टर को कंपेयर कर रहे थे, वो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आप कंपेयर कर सके। इसी के साथ हम नेक्स्ट अपना ये टॉपिक खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू लवर्स।